आपको याद होगा कि मुनम्बिशियू के शुरुआती दिनों में लगभग 1.5 साल पहले जब वहां यह आंदोलन शुरू हुआ था, मुनम्बी समारा समिति से जुड़े किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया था और केरल आकर मैं वहां जमीन पर गया, यानी जमीन पर जाकर पता किया कि क्या घटनाक्रम था, घटना का अध्ययन किया और उक्त समारा समिति के कई नेताओं से लंबी चर्चा की। अचानक से मुनम्बा के इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत से लोग इसे शेयर कर रहे हैं। उस समय समिति के अध्यक्ष संयोजक जोसेफ बेनी और उसके 2-3 नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन लोगों पर विश्वास मत करो, ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जोसेफ बेनी को कांग्रेस उम्मीदवार वार्दिला घोषित किया जा रहा है। अचानक ये घटना जो मैंने कही थी, अचानक लोगों की दुनिया में प्रवेश किया और जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वह इसी से संबंधित है। केरल में रिपोर्टिंग करने के बाद मैं आया और इसे अंग्रेजी में 250-300 शब्दों में एक पाठ बनाया और फिर मैंने इसे हिंदी में लिखा और दिल्ली के कई पत्रकारों को भेजा। मैंने इसे राष्ट्रीय दैनिक में काम करने वाले लोगों को दिया और संपादकों को भेजा। ये लैटिन कैथोलिक क्या है जो वहां रहते हैं और मछली पकड़कर और दैनिक चलाकर जीविका चलाते हैं, इस वक्फ भूमि से जुड़ी समस्या क्या है। फिर मैंने यह पाठ और घटनाएं केरल के कुछ बहुत वरिष्ठ कैथोलिक बिशपों और पादरियों को भेजी। उसके बाद आप देखते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विषय बन गया है। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर बात करना शुरू कर दिया। यह एक विषय बन गया और एक राष्ट्रीय विषय बन गया। यह वक्फ भूमि जलाने की घटना क्या है? कारण यह है कि वे अंग्रेजी अनुवाद के कारण यहां आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें यह दे दूं तो वे इसे समझ पाएंगे। फिर मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया और कई सांसदों को भेजा। खैर, मैंने उस समय जो कहा था वही अब पंचायत चुनावों में हुआ है। तो मैं आपको एक घटना बताता हूं जो मैंने देखी, यानी मैं आपको एक घटना बताता हूं जो मैंने उस चर्च के फादर से बात करते समय देखी। यह बिल्कुल सच है कि कांग्रेस के कई नेताओं, स्थानीय नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश की। यह जोसेफ बेनी और 2-3 अन्य लोग सभी पारंपरिक कांग्रेसी है। अगर हम बेनी कहने वाले व्यक्ति का इतिहास देखें तो वह पुरानी सीपीएम पार्टी का सदस्य था, वहां का एक स्थानीय नेता था। इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी इस विरोध समिति में शामिल होने के कारण उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। दरअसल न तो कांग्रेस पार्टी न ही सीपीएम, जो केरल में शासन कर रही मुख्य पार्टी है, इस विरोध प्रदर्शन और इस वक्फ से जुड़ी है। ना ही सत्ताधारी दल या विपक्ष 1% ने भी उस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्हें लगा कि वे सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने की कोशिश की है। यह सतीश एक गंदा इंसान है। मैं उसे इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एक बात बताऊंगा। वह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अतिवादियों के साथ खड़ा होगा। वह उनसे डरता है। रमेश के साथ यही मामला है। ये लोग ये नहीं कह रहे कि कोई ईसाई है या हिंदू है। ये लोग कांग्रेस या सीपीएम के नेताओं को ये कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत और ईमानदारी के हिसाब से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तैयार नहीं, क्योंकि ये वोटिंग का मामला है। वो इकट्ठे हुए हैं और भाग जाने के बाद मुनम्बा इलाके के कुछ लैटिन कैथोलिक, मछली पकड़ने से जुड़े कुछ हिंदू समुदाय, ये एजावा समुदाय से जुड़े हैं, ये उसी समुदाय का हिस्सा है। इसलिए ये उनके लिए ज्यादा समस्या है। चाहे वो केरल का मीडिया हो या चैनल, उनकी दिलचस्पी सैटेलाइट चैनल में है। वो किसी दूसरे केंद्र से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने के लिए। मैं यही कह रहा हूं, जैसा कि श्रीकन्नन नायर ने कहा, मैंने पहले एक वीडियो सुना था, चलो केरल के सभी चैनल बंद कर देते हैं। ये सच है, क्योंकि ईमानदारी गायब हो गई है, इसलिए ये समस्या पैदा हो रही है। बात ये नहीं है कि किसी विषय पर चर्चा होने के बाद 4-5 साल बाद केरल में हम जितने भी चैनल देखते हैं वो 2-3 चैनलों तक सिमट जाएंगे, और वो भी आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में। ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। अगर आप, जो हमें ईमानदार कहते हैं, झूठ बोलकर गलती करते हैं, गलती नहीं है। अगर आप जानबूझकर झूठ बोलते हैं तो लोगों का वह भरोसा उठ जाएगा। मैं मुरम्बू से जुड़ी एक बात कह सकता हूं, इन गरीब मछली व्यापारियों का साथ देने और उनके साथ खड़ी होने वाली सिर्फ भाजपा ही थी। यह बिल अंत तक पारित नहीं हुआ और उसके बाद उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। यह सिर्फ उस बिल के संसद में पारित होने की वजह से ही संभव हुआ। इसी तरह
इस वक्फ बोर्ड का एक ऐसा कानून था जो किसी भी वजह से भारत के लिए उपयुक्त नहीं था। किसी ने कहीं जाकर कहा कि यह पूरी भारतीय संसद, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और नई दिल्ली का मामला था, जो पहले पूरी वक्फ जमीन के बारे में कहा जा रहा था। फिर इसे इस तरह बदल दिया गया। इसी तरह इस घटना का महाराष्ट्र के चुनावों पर कोई असर पड़ा, बल्कि उन पर जरूर पड़ा। कई और जगहों पर इस वक्फ जमीन से जुड़ी घटना का चुनावों पर वैसा ही असर पड़ेगा जैसा मैंने तब जिन घटनाओं का जिक्र किया था और बाद में जो हुआ। जोसेफ बेनी ने कहा कि वह वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह सतीश का प्रभाव क्षेत्र है। उनका निर्वाचन क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र के पास है। सीपीएम के विधायकों, सीपीएम नेताओं और वहां की सीपीएम की जिला समिति ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस कहीं झूठ बोलेगी और फिर दूसरी तरफ जाकर लीग के पक्ष में बोलेगी। जब वे केंद्र में जाएं, यानी संसद में आए और आईबी ईडन वगैरह, तो उन्हें इस विधेयक को संसद में ले जाना चाहिए और इसके खिलाफ वोट देना चाहिए और भारतीय संसद में दिए गए भाषणों को सुनना चाहिए। इसमें वहां भाजपा को ही जीतना चाहिए। यह मेरी राय है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही इस संघर्ष का समर्थन किया था। उनके समर्थन के बिना यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाता, क्योंकि फिर यह समीक्षा समिति के पास गया, यह संसदीय स्थायी समिति के पास गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और केंद्र सरकार के कड़े रुख के कारण ही इस वक्फ जमीन पर उनका दावा बदला और उन लोगों को राहत मिली, क्योंकि मैं उस दिन वहां गया था। उसके बाद सब डर गए थे क्योंकि वे इसे बेच नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर्ज नहीं ले सकते। कई अदालतों ने कहा कि यह वक्फ एक गंदी चीज है और अब यह एक रूप ले चुका है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में यह कोई ऐसा केला गणतंत्र नहीं है कि अगर हम कोई विशेष आयोजन करके कह दें कि पूरी जमीन उनकी है तो आम आदमी यह कैसे रह सकता है। आज जहां मैं रहता हूं, कल वह वक्फ बन जाएगा। मैं उन लोगों में से हूं जो इसके खिलाफ लाए गए विधेयक का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। मुझे भाजपा और दूसरे नेताओं से दिक्कत है। इसकी वजह यह है कि उन्हें मेरी कई बातें पसंद नहीं आती। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाजपा को जीतना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार कोई भी हो, वे ही है जो अंत तक उनके साथ रहे। यद्यपि लैटिन कैथोलिकों को पूरा विश्वास है कि एक कांग्रेसी ही वह व्यक्ति है जिसने कांग्रेस को सबसे अधिक जीत दिलाई, लेकिन बोन बम मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही थी जिसने कहा कि वह शुरू से अंत तक उनके साथ खड़ी रहेगी। वहां के लैटिन कैथोलिक डायोसीज, कुछ अन्य विकार जनरल, आईबीआईजी ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के लिए काम किया। इसी तरह हर उम्मीदवार यानी विरोध समिति के अध्यक्ष जोसेफ बेनी, जो सबसे ज्यादा परेशान किए गए कांग्रेसी थे, कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए और फिर स्थानीय दबाव के कारण वे दोबारा उम्मीदवार नहीं बनेंगे। आपको इस बारे में सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। यह असल में असली राजनीति और पाखंड है। यानी जब आप उन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, तो मुझे भाजपा में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्हें लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जिन्होंने इन मुनम्बम लोगों को धोखा नहीं दिया। वहां के विकार फादर ने भी उस दिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा ही उनकी मदद करने वाली एकमात्र पार्टी है, क्योंकि यह संघर्ष चर्च के साथ मिलकर किया गया था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। सिरो मालाबार चर्च और अन्य ईसाई चर्च अस्तित्व में आए। यह मुनम्बम विरोध समिति का शिविर था, यानी लोग एकजुट होकर खड़े हुए। लेकिन एक और प्रभावशाली समूह है, किसी तरह वे इसे वक्फ बना दें, इसे पूरी तरह बर्बाद कर दें, इसे नष्ट कर दें। उन्होंने क्या क्या प्रदर्शन किए, लेकिन केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी ने इसे स्पष्ट कर दिया। खैर, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, पूनम बंकरा, भाजपा के अलावा किसी और कारण से वोट न दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके द्वारा किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि वे वही राजनीतिक दल है जो आपके साथ खड़े थे। इसलिए वहां इस बारे में कुछ दुष्प्रचार चल रहा है। मणिपुर का मुद्दा ईसाइयों पर हमला करने और इस सब को निपटाने का मुद्दा है। इसे पकड़कर इसे लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्थानीय मुद्दा है।
स्थानीय मतदाताओं के लिए उनके साथ खड़े लोगों को वोट देकर ईमानदारी दिखाना महत्वपूर्ण है। जब आपके पास यह दिखाने का मंच हो कि आप जवाब देना जानते हैं, तो उस मौके को न चूकें।